हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैपिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका कोड है 165। इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। पहली नेटवर्किंग, दूसरी एचटीएमएल और तीसरी साइबर एथिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 एचटीएमएल, क्योंकि इसका वेटेज 25 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने स्क्रीन पर मैं एचटीएमएल का पूरा सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद एचटीएमएल के टैग्स को पढ़ेंगे। टैग्स पढ़ने के बाद उसमें फॉन्ट टैग को हम देखेंगे, फिर इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फॉर्म्स के बाद हम देखेंगे कैसे ऑडियो और वीडियोस को हम एचटीएमएल के थ्रू करेंगे। उसके बाद लिंक्स के बारे में देखेंगे, फिर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में पढ़ेंगे। कास्केडिंग स्टाइल शीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 2 एचटीएमएल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में एचटीएमएल के बारे में पढ़ते हैं। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसमें जो मार्कअप वर्ड है, मार्कअप का मतलब होता है कि वेब पेज के स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये हम टेक्स्ट की हेल्प से कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। एचटीएमएल टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में इन्वेंट किया था। लेटेस्ट वर्जन अभी एचटीएमएल 5 का चल रहा है, जो कि 2012 में आया था। चलिए बात करते हैं फीचर्स की। तो एचटीएमएल एक बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मीन्स हम इसकी डिजाइनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं टैग्स की हेल्प से। एचटीएमएल एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब कि हम इसके कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो, लाइनक्स हो या मैक हो। एचटीएमएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव मतलब हम इसमें लोअर केस और अपर केस दोनों ही केस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एचटीएमएल एडिटर्स। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बेसिक एडिटर है जिसका हम यूज़ भी करेंगे, वो है आपका नोटपैड। विंडोज़ के लिए नोटपैड आप यूज़ करते हैं, मैक के लिए टेक्स्ट एडिटर का यूज़ किया जाता है। एक बार आप नोटपैड पे कोडिंग करना सीख गए, उसके बाद हम प्रोफेशनल एडिटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, वीएस कोड एटसेट्रा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम नोटपैड पे कैसे कोडिंग करेंगे एचटीएमएल की। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो होता है नोटपैड को ओपन करना। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम उसमें एचटीएमएल का कोड लिखेंगे, फिर उस एचटीएमएल कोड को सेव करेंगे .htm या .html एक्सटेंशन के साथ। और जब एक बार आपका कोड सेव हो जाए, तो उसका आउटपुट हम ब्राउज़र में चेक करेंगे। तो चलिए ये चारों स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले नोटपैड को ओपन करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और सर्च बार में आप टाइप करेंगे नोटपैड। नोटपैड टाइप करते ही स्टार्ट मेन्यू में सबसे ऊपर आपका नोटपैड का एप्लीकेशन का आइकन आपको दिखाई दे जाएगा। तो उस आइकन पे आप जाकर माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नोटपैड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही नोटपैड ओपन होगा, हम इसमें अपना एचटीएमएल कोड लिखेंगे और फिर उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसमें सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करते ही आपसे वो नाम पूछेगा। तो नाम हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। फिलहाल हम पेज नाम डाल रहे हैं, लेकिन नाम डालते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी नाम लिखें तो लास्ट में .html एक्सटेंशन जरूर लगाना चाहिए, अदरवाइज हमारा पेज HTML के फॉर्म में सेव नहीं हो पाएगा। इस पेज को हमने page.html के नाम से सेव कर दिया है। तो चलिए अब इसका लास्ट स्टेप देखते हैं। इसका आउटपुट हमें चेक करना है। तो लास्ट स्टेप यानी कि आउटपुट चेक करने के लिए हम जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने ये पेज सेव किया था। हमने किया था डेस्कटॉप पे। तो देखिए डेस्कटॉप पे आपके सामने पेज ये सेव हो रखा है, जो कि अब ओपन हो रहा है एज ब्राउज़र में। ये है आपका आउटपुट पेज। अभी फ़िलहाल आपको ये आउटपुट पेज ब्लैंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने एचटीएमएल में कोई कंटेंट नहीं लिखा था। इसी तरीके से हम आने वाले जितने भी वेब पेजेस हैं, सबकी कोडिंग करेंगे और उनका आउटपुट ब्राउज़र में चेक करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर से। बेसिक स्ट्रक्चर वो पार्ट होता है कोडिंग का HTML में जो हमें हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। चाहे आप छोटा वेब पेज बनाइए या बड़े से बड़ा वेब पेज बनाइए, हमें बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर में जो HTML टैग्स हम यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहला टैग आता है हमारा HTML। HTML का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसी के बीच में बाकी सारे टैग्स को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हेड टैग, हेड का क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग। दूसरा बॉडी टैग, बॉडी का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये तीनों मेन टैग्स मिलकर बनाते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर को जब आप नोटपैड में सेव करेंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे जैसा आउटपुट दिखाई दे रहा है इस तरीके का आउटपुट आपको दिखाई देगा। अब इस कोड को हम आउटपुट के साथ कंपेयर करते हुए समझेंगे। सबसे पहले देखिए हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में लिखा हुआ है टाइटल। ये जो टाइटल है ये हमेशा आउटपुट में सबसे ऊपर टाइटल बार में आपको दिखाई देगा। जहाँ पे हम क्लोज बटन देखते हैं उसी टाइटल बार पे आपको हेड सेक्शन का टाइटल दिखाई देगा। दूसरा पार्ट है हमारा बॉडी। बॉडी वाला सेक्शन है आपको ये वाइट एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एरिया आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यानी बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो सारा कंटेंट आपको इस वाइट एरिया में दिखाई देगा। तो चलिए आपके लिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ नोटपैड पर। पहले नोटपैड ओपन करेंगे। अब इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर वाला कोड लिखेंगे। टाइम बचाने के लिए मैं इस कोड को आपके सामने PDF से कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ। आपको HTML कोड में एक टैग दिखाई दे रहा होगा डॉक टाइप HTML। HTML5 में डॉक टाइप टैग लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। बिना इस टैग के भी हमारा पेज अच्छे से काम करेगा। तो चलिए हमने अपना कोड लिख लिया है और इसको सेव करते हैं। तो सेव करते समय मैंने बताया था नाम जब भी लिखेंगे तो लास्ट में .html एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका आउटपुट क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं page1.html के नाम से। क्योंकि हमने ये कोड डेस्कटॉप पे सेव किया है तो अब देखिए डेस्कटॉप पे एक और ब्राउज़र की फाइल बन गई है page1 नाम से। इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया जिसमें एक हेडिंग टैग है और एक पैराग्राफ टैग हमने लगाया है। दिस इज अ हेडिंग, ये हेडिंग टैग है और टाइटल बार में भी देखेंगे तो आपको टाइटल दिखाई दे रहा होगा। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो कि नोटपैड में हमने लिखा और इसका आउटपुट हमने ब्राउज़र में चेक किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स तीन चीज़ों को मिला के बनता है। पहला स्टार्टिंग टैग, दूसरा एंडिंग टैग या स्टॉप टैग और तीसरा कंटेंट। फॉर एग्जांपल आप नोटपैड में लिखे हुए HTML कोड को देखेंगे तो इसमें हाईलाइटेड पोर्शन बॉडी टैग के अंदर है। बॉडी टैग ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग भी है बॉडी टैग का, उसके बीच में हमने कंटेंट लिखा है। तो ये पूरा का पूरा हाईलाइटेड पोर्शन आपका एक एलिमेंट है HTML का। चलिए बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML, यानी HTML के मेन कंपोनेंट्स जो कि हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि HTML। ये दो टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स वो टैग होते हैं जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं और एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनमें केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल BR टैग, जिसे हम आगे देखेंगे। बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं HTML में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं HTML टैग के बारे में और इन्हें हमेशा ओपनिंग टैग के साथ लगाया जाता है। एट्रीब्यूट लगाते समय हमें दो चीज़ लगानी पड़ती हैं, एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू। चलिए समझते हैं इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। HTML ओपनिंग टैग में टैग के नाम के साथ एट्रीब्यूट का नाम होगा और एट्रीब्यूट के नाम के साथ उसकी वैल्यू दी जाएगी।
और वैल्यू लिखने के बाद हम कंटेंट लिखेंगे और बाद में एचटीएमएल टैग को क्लोज कर देंगे। एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम डबल कोट, सिंगल कोट या बिना कोट के भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वाले में हमने डबल कोट का यूज़ किया है, सेकंड में सिंगल कोट और थर्ड वाले में कोई भी कोट नहीं लिखा है। कंटेंट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। एचटीएमएल में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, चाहे वो बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, इटैलिक करना हो या कोई अदर फॉर्मेटिंग करनी हो, उसके लिए मोस्टली हम 14 टैग्स का यूज़ करते हैं, जो अभी आपके सामने मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आपके सामने मैंने टोटल 14 एचटीएमएल टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स मैंने लिखे हुए हैं। इसमें बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसे और भी टैग्स को मैंने यूज़ किया है और इस एचटीएमएल कोड के सामने ये इसका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इन 14 टैग्स का एचटीएमएल कोड हम नोटपैड पे लिखते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो मैंने ये कोड कॉपी किया पीडीएफ से और नोटपैड में पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं नोटपैड में पेस्ट करने के बाद अब इसको मैं सेव करूँगा। क्लिक करते ही आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा एक नए ब्राउज़र के पेज में। तो चलिए चेक करते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने पेज पर, ये आ गया आपके सामने इसका आउटपुट। अगर आप ध्यान से देखें तो आउटपुट सेम वैसा ही आ रहा है जैसा पीडीएफ फाइल में आपको दिखाया गया था। पहला टैग हमने यूज़ किया है बोल्ड का, तो आपको आउटपुट में भी फर्स्ट स्टेटमेंट बोल्ड कलर का दिख रहा होगा। सेकंड टैग है स्ट्रॉन्ग, तो आउटपुट में आपको ये भी बोल्ड कलर में दिख रहा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों का काम सेम होता है। इसी तरीके से बाकी सभी टैग्स और उनका आउटपुट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, HTML हेडिंग्स। इसमें हेडिंग्स आपकी टोटल 6 तरीके की होती हैं और इन हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 6 हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला H1 जिसका साइज़ सबसे बड़ा होता है और लास्ट में H6 जिसका साइज़ सबसे छोटा होता है। इसी तरीके से H1 से लेके H6 तक टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। इन 6 टैग्स की हेल्प से हम अलग अलग साइज़ के हेडिंग्स को लगा सकते हैं। हेडिंग टैग के बाद हमारा नेक्स्ट टैग है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स अगर हमें लिखने हैं अपने प्रोग्राम में तो, या फिर सिंगल प्रोग्राम के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग अगर हमने एक से ज़्यादा यूज़ किए हैं तो हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग से पहले और एंड के बाद एक लाइन की स्पेस ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ टैग हम यूज़ करेंगे। तो देखिए आपके सामने एक HTML का कोड दिखाई दे रहा है जिसमें हमने एम्प्टी स्पेसेस का यूज़ किया है और एक से ज़्यादा पैराग्राफ बनाए हैं। पहले पैराग्राफ में 5 लाइन्स यूज़ किए हैं, सेकंड पैराग्राफ में 2 लाइन बनी हुई हैं स्पेस के साथ और थर्ड वाले पैराग्राफ में एक सिंगल लाइन है लेकिन पी टैग के नीचे, और फोर्थ वाले पैराग्राफ में उसमें भी सिंगल लाइन है लेकिन उसमें क्लोजिंग टैग बाद में बनाया है। इस कोड को कॉपी करके नोटपैड पे चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो सेव करने के बाद इसके आउटपुट पेज को हम ओपन करके देखेंगे। तो ये इसका आउटपुट पेज है, ज़रा इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है। अब इसको कोड से कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे 5 लाइन हमने लिखी थी लेकिन आउटपुट में केवल एक सिंगल लाइन आ रही है, यानी कि HTML कोड में अगर आप स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, लाइंस बढ़ा देते हैं तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे स्पेस कितनी ज़्यादा है और 2 लाइंस का यूज़ किया गया है लेकिन आउटपुट में केवल एक सिंगल लाइन में आउटपुट आपका आ चुका है। इसी तरीके से बाकी 2 पैराग्राफ्स में भी काम हुआ है। HTML कोड में हम कितनी भी स्पेस दे दें पैराग्राफ्स के बीच में या लाइंस बढ़ा दें, लेकिन आउटपुट में वो सिंगल लाइन में ही आएगा, बिना स्पेस के ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग्स की तरफ जो है हमारे BR और HR टैग। ये दोनों टैग एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं क्योंकि हम HTML कोडिंग करते समय इनका ओपनिंग टैग तो लिखते हैं लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं लिखते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक एचटीएमएल कोड लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें एचटीएमएल हेड लिखने के बाद बॉडी के अंदर देखेंगे हमने सबसे पहले H2 हेडिंग लिखी है। H2 हेडिंग के बाद एक टैग लगाया है HR। अब इस HR का यहाँ पे क्या काम है वो समझते हैं। आउटपुट को ज़रा ध्यान से देखिए। हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है। ये जो लाइन है वो HR टैग की वजह से आई है। और HTML कोड में अगर आप ध्यान से देखें तो HR टैग को हमने केवल ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग लगाया है, जिसकी वजह से एक लाइन की स्पेस आ गई है आउटपुट में हमारे। और इस पैराग्राफ के बीच में हमने BR टैग का यूज़ किया है, जिसकी वजह से पैराग्राफ के बीच में से ही आपकी लाइन चेंज हो गई है। तो BR टैग का जो काम है वो है लाइन चेंज करना या लाइन ब्रेक करना। इसके बाद हमने एक और HR टैग लगाया है, जिसकी वजह से आउटपुट में आपको एक और लाइन दिखाई दे रही होगी। फिर HR टैग के बाद हमने यूज़ किया है BR टैग फिर से, जिसके कारण यहाँ पे फिर एक एम्प्टी लाइन क्रिएट हो गई है। फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग में एक पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ के बीच में फिर से BR टैग का यूज़ किया है, जिसकी वजह से लाइन फिर से चेंज हुई है, ब्रेक हुई है। उसके बाद पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया, फिर HTML को क्लोज कर दिया और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टैग की तरफ, एंकर टैग। एंकर टैग को HTML में लगाने के लिए हम A अल्फ़ाबेट लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। इस टैग का यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक लगाने के लिए किसी भी वर्ड पर या किसी सेंटेंस पर। और लिंक लगाने के लिए जिस किसी भी टारगेट पेज को हम ओपन करवाना चाह रहे हैं अपने लिंक में, उसका एड्रेस हमें एंकर टैग में देना पड़ता है। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे कि लिंक कैसे लगाते हैं। सबसे पहले A टैग लिखते हैं, फिर HREF इक्वल्स टू में हम उस फाइल का या उस लोकेशन का एड्रेस देते हैं जो हमें अपने लिंक में ओपन करवानी है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक HTML का कोड लिखा हुआ है, जिसमें एंकर टैग है और एंकर टैग के बीच में एक स्टेटमेंट है क्लिक फॉर सेकंड पेज। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इस पूरे कोड को मैं नोटपैड में कॉपी करता हूँ और सेव करूँगा। सेव करने से पहले आप ज़रा HREF में एड्रेस कैसे लगाते हैं वो समझ लीजिए। HTML कोड को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे HREF इक्वल्स टू सेकंड पेज डॉट HTML लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे सेकंड डॉट HTML की जगह इस फाइल का एड्रेस देना चाहते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा। प्रॉपर्टीज़ में ज़रा ध्यान से देखिए, लोकेशन। लोकेशन पे आपको इस फाइल का पूरा एड्रेस दिख जाएगा। इस एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे और नोटपैड में जहाँ पे सेकंड डॉट HTML लिखा हुआ था वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा उस फाइल का एड्रेस हमारे सामने आ चुका है, लेकिन इसमें अभी उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो उसका पहले नाम चेक कर लेंगे कि उस फाइल का क्या नाम है और फिर यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे। इस फाइल का नाम था पेज 1, जो कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इस फाइल को सेव करेंगे पेज 4.html के नाम से। तो डेस्कटॉप पे देखिए आपकी पेज 4 की फाइल बन चुकी है। इसको ओपन करेंगे तो ये रहा हमारा आउटपुट, जिसमें हमने क्लिक फॉर सेकंड पेज स्टेटमेंट पे लिंक लगाया है। अब जैसे ही मैं क्लिक फॉर सेकंड पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आना चाहिए, जिसका एड्रेस हमने HREF में दिया था। तो ये मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए एक नया पेज हमारे सामने ओपन होके आ गया। ये वही पेज है जो डेस्कटॉप पे पेज 1 के नाम से सेव है। ये देखिए। हाइपरलिंक्स बनाते समय हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हम क्लिक करें तो जो नया पेज ओपन होता है वो सेम विंडो में ओपन हो या नई विंडो में ओपन हो, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। अगर हमें क्लिक करने पर अलग से नई विंडो में अपना कंटेंट दिखाना है
तो हम यूज़ करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट में ब्लैंक वैल्यू, और अगर हमें क्लिक करने पर सेम विंडो में ही हमारा आउटपुट दिख जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेरेंट वैल्यू। और मान लीजिए अगर हमने कोई भी टारगेट नहीं दिया है, डायरेक्ट लिंक लगा दिया है, तो उस केस में जो आउटपुट हमारा आएगा वो सेम विंडो में ही ओपन होके आएगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं एचटीएमएल कोड का। इस एग्जांपल में हमने टारगेट में ब्लैंक वैल्यू दी है, तो ज़रा इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आने वाला है। तो जो नोटपैड पे हमने एचटीएमएल कोड बनाया था लिंक का, उसमें टारगेट वैल्यू ऐड कर देते हैं। टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या था कि हमारे जो आउटपुट है वो नए विंडो में ओपन होके आना चाहिए। तो चलिए इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये रही इसकी आउटपुट फाइल। डबल क्लिक करेंगे और इस पे आउटपुट में लिंक पे क्लिक करके देखेंगे कि क्या होने वाला है। क्योंकि टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक था तो हमारा लिंक नए विंडो में ओपन होना चाहिए। चलिए क्लिक करते हैं, तो ये देखिए नए विंडो में हमारा लिंक ओपन होके हमको दिखाई दे रहा है। उसी पेज पे नहीं हुआ बल्कि नई विंडो बगल में नया टैब ओपन हुआ है, उसमें हमें आउटपुट हमारा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टैग की तरफ, जिसका नाम है इमेज टैग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। HTML में हम इमेज लगाने के लिए यूज़ करते हैं इमेज टैग का, और ये एक एम्प्टी टैग है। HTML में इमेज कैसे लगाई जाएगी इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। स्क्रीन पर आपके सामने एक HTML का एग्जांपल है जिसमें इमेज हमने लगाई है। इमेज लगाने के लिए हमने img टैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें एट्रीब्यूट src का यूज़ किया है। src एट्रीब्यूट में हम एड्रेस देते हैं अपनी इमेज का। यहाँ पर एड्रेस में हमने गुड मॉर्निंग डॉट jpg लिखा है। अगर आप पिछले एग्जाम्पल को देखें तो उस केस में हमने एड्रेस काफ़ी लंबा लिखा था, जिसमें सी यूजर्स राघव डेस्कटॉप इस टाइप का एड्रेस था। लेकिन इमेज के केस में एक छोटा सा एड्रेस है, वो इसीलिए है क्योंकि इमेज और HTML इन दोनों की लोकेशन सेम है। कहने का मतलब है कि HTML फाइल और इमेज दोनों सेम फोल्डर में ही सेव्ड है, इसीलिए हमने src एट्रीब्यूट में केवल इमेज का नाम दिया है। तो ये तरीका है HTML में इमेज को लगाने का। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए इस कोड को मैं कॉपी करूँगा और नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो चलिए आउटपुट फाइल पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट, जिसमें वही इमेज आ रही है जो हमने अपने src एट्रीब्यूट में जिसका एड्रेस दिया था। तो इस तरीके से हम HTML फाइल में इमेजेस लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग एंड src एट्रीब्यूट। इमेज लगाने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है टेबल। HTML में टेबल कैसे लगाया जाता है अब हम वो देखेंगे। तो टेबल लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। साथ में रोज बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे tr का, हेडिंग देने के लिए हम यूज़ करेंगे th का, और डेटा को फिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे td का। टेबल के ऊपर अगर हमने हेडिंग दी है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कैप्शन टैग का। तो चलिए टेबल का एक एग्जांपल लेकर हम टेबल टैग को समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे HTML में एक टेबल क्रिएट करने का कोड लिखा हुआ है। इस कोड को ध्यान से देखेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए बॉडी टैग के अंदर हमने टेबल टैग लिखा है। टेबल टैग में पहला है tr टैग। tr से हमने एक रो बनाई, फर्स्ट रो, और उस रो में 3 डेटा हमने फिल करे हैं जो कि 3 td टैग के अंदर हमने रखे हैं। तो ये हमारी पहली रो क्रिएट हो गई है। अब हम सेकंड रो को क्रिएट करेंगे। तो फिर से tr टैग लिखेंगे और उसके अंदर 3 डेटा फिल करने के लिए 3 बार td टैग लिखेंगे।
ऐसे ही थर्ड रो क्रिएट करेंगे। सेम इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ रोज को हम क्रिएट कर देंगे। तो चलिए टेबल के इस HTML कोड को हम नोटपैड में सेव करके अभी प्रैक्टिकली इसमें क्या आउटपुट आता है वो चेक करेंगे। तो ये कोड कॉपी करने के बाद मैंने नोटपैड में सेव कर दिया। चलिए अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये रही इसकी आउटपुट फाइल। ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये आउटपुट आ चुका है। ये आउटपुट आपका उसी HTML कोड का है जो टेबल टैग के साथ हमने लिखा है। आउटपुट में ये जो फर्स्ट रो हमें दिखाई दे रही है, इसका कोड अगर हम HTML में देखें तो टेबल टैग के जस्ट नीचे tr टैग है। यहाँ से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है। tr टैग के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स थे जो कि हमने td टैग के अंदर लिखे हैं। इसी तरीके से हमने सेकंड रो बनाई है अपनी। tr टैग के अंदर 3 td एलिमेंट है जिसके रेफरेंस में ये रो सेकंड रो हमारी बनी है। सिमिलरली इसी तरीके से हमने थर्ड रो, देन फोर्थ रो एंड फिफ्थ रोज बनाई है। लेकिन इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, आउटपुट में आप देखिए टेबल को देखने से हमें इसमें टेबल की जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इस टेबल में रोज और कॉलम की हमें बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रहे, या इस टेबल का बॉर्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम यूज करते हैं एक एट्रीब्यूट का जिसका नाम है बॉर्डर, और ये एट्रीब्यूट टेबल टैग के साथ लगाया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2, या जो भी नंबर आप यहाँ पे देंगे उसी नंबर के अकॉर्डिंग उस बॉर्डर की विड्थ डिसाइड हो जाएगी। टेबल में यूज होने वाले 2 और एट्रीब्यूट हैं जिनका नाम है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। ये दोनों एट्रीब्यूट टेबल टैग के साथ ही हम यूज करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टेबल टैग के साथ हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है और बॉर्डर के साथ सेल पैडिंग का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेल पैडिंग का मतलब हम इसके आउटपुट की हेल्प से समझेंगे। सामने आपको इसका आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेटा है हमारा वो एक सेल के सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, और सेंटर से इस सेल की जो स्पेसिंग है टॉप में और बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, चारों तरफ की जो स्पेसिंग है वो बराबर आपको दिखाई दे रही होगी। और ये स्पेसिंग इस केस में 40 पिक्सेल्स की हमने दी है। इसी तरीके से अब हम यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग का। इसको समझने के लिए भी हम सेम इसी एग्जांपल को देखते हैं। इस केस में हमने सेल स्पेसिंग यूज़ किया है सेल पैडिंग की जगह पे। तो आप अगर आउटपुट को ध्यान से देखें तो इसमें आप आउटपुट की हेल्प से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस इसमें हुआ है सेल पैडिंग के मुकाबले। आउटपुट में अगर आप ध्यान से देखें तो टेबल का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से जितने भी सेल हैं इस टेबल के अंदर उन सभी सेल्स का स्पेस बराबर है। यानी यहाँ पर हमने टेबल बॉर्डर से सेल के स्पेस को मेंटेन किया है, जिसको इस केस में हमने 40 पिक्सल रखा है। सेल स्पेसिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं द गैप बिटवीन टेबल बॉर्डर एंड सेल्स। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बाद अब हम अगला एट्रीब्यूट देखते हैं जिसका नाम है विड्थ एंड हाइट। ये दोनों एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं टेबल की विड्थ और हाइट को मेंटेन करने के लिए। चलिए इसको भी अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट को हम टेबल टैग के साथ ही लगाते हैं। यहाँ पर हमने विड्थ 75% ली है। तो आउटपुट में आप ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा पेज 100% का है, 100% विड्थ साइज है इसकी, तो इसमें 75% का हमारा टेबल साइज को एक्वायर कर लेगा। बाकी बचा हुआ 25% हमारा ब्लैंक रहेगा।
सेम इसी तरीके से जब हम हाइट एट्रीब्यूट को लगाएंगे तो हमारे आउटपुट में हाइट को ये मेंटेन करेगा। टेबल की हाइट, अगर जो भी वैल्यू हमने टेबल की हाइट की दी है उतना ही हाइट का हमारा टेबल बनेगा, बाकी स्पेस हमारी ब्लैंक रह जाएगी। जैसे इस केस में हमने हाइट 50% दी है, तो जो वर्टिकल हाइट है हमारी टोटल 100% पेज की, उसका 50% में हमारा टेबल रहेगा और बाकी 50% हमारी ब्लैंक रहेगी। चलिए अब देखते हैं इसका अगला एट्रीब्यूट, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करने के लिए। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट हमेशा टीडी टैग के साथ लगाया जाएगा और इसमें नंबर की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि कितने सेल्स को हम मर्ज करेंगे। जैसे इस केस में कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 सेल्स आपस में मर्ज होंगे। ये कॉल स्पैन हमने फर्स्ट रो के सेकंड डेटा पर लगाया है, तो इसीलिए फर्स्ट रो का जो सेकंड डेटा है उसने 2 सेल्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया है। 2 सेल के बराबर एक सेल हमारा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड वाली जो रो है हमारी, ये नॉर्मली आउटपुट में हमें दिखाई देगी। यहाँ पे हमने कोई कॉल स्पैन नहीं लगाया है, इसीलिए कोई भी सेल्स यहाँ पे हमारे मर्ज नहीं होंगे। ये एक नॉर्मल आउटपुट आपको दिखाएगा। कॉल स्पैन की तरह ही एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है रो स्पैन। रो स्पैन हम यूज़ करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा रोज में सेल्स को मर्ज करने के लिए। ये भी टीडी टैग का ही एक एट्रीब्यूट है। इसमें भी नंबर डिसाइड करेगा कि हम कितनी सेल्स को मर्ज करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट वाली रो हमारी एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी रो स्पैन यूज़ नहीं किया है। लेकिन सेकंड रो में हमने रो स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो इसीलिए सेकंड रो में 2 रोज को मर्ज करके एक सिंगल रो बनाई जा रही है, या 2 सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाया गया है। तो इस तरीके से अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना हो तो हम रो स्पैन या कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं टेबल के लास्ट टैग की तरफ, जिसका नाम है कैप्शन। कैप्शन टैग को टेबल टैग के जस्ट बाद लगाया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कैप्शन टैग हमने टेबल टैग के जस्ट बाद लगाया है और यहाँ पर कैप्शन टैग हेडिंग देता है किसी भी टेबल को। तो अगर हमें किसी टेबल को या टेबल के ऊपर हमें कोई हेडिंग लगानी हो तो हम हमेशा यूज़ करेंगे कैप्शन टैग का। तो ये था हमारा HTML में टेबल लगाने का तरीका विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग एंड tr टैग, td टैग, कैप्शन टैग। इन सभी टैग्स की हेल्प से हमने टेबल क्रिएट किया और अपने आउटपुट को चेक किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए HTML टैग्स हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।